जय हिंद। वेलकम बैक इन श्री एमएलएस पाठशाला। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड में कैपिलरी ब्लड और आर्टेरियल ब्लड के कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था वेनस ब्लड कलेक्शन में, जो कि पार्ट 1 में है, उसको आप देख सकते हैं। जो मेन कॉमन हमारा ब्लड कलेक्शन का मेथड होता है वो वेनस पंक्चर होता है, जो कि पिछले वीडियो में डिटेल में हमने बता रखा है। तो इससे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कैपिलरी ब्लड कलेक्शन और आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं। कैपिलरी आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इन दोनों को जो कंबाइन करने वाला नेटवर्क होता है, माइक्रोवेस्कुलेचर होता है, उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी हमारे ऑल ओवर बॉडी में फैली होती हैं, जो कि टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और ये नेटवर्क होता है जो कि वेनस और आर्टेरियल सप्लाई को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और ये इतने पतले पतले वेन्स होते हैं जिससे इजीली ब्लड का जो ब्लड के न्यूट्रिएंट्स हो गए या जो ब्लड में जो फ्लूइड है उसका एक्सचेंज टिश्यूज के साथ होता रहता है, जिसके वजह से ब्लड अपना फंक्शन कर पाता है, टिश्यूज लाइव रह पाती हैं। तो ये जो कैपिलरी नेटवर्क होता है, इसके थ्रू भी हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट स्किन पंक्चर के द्वारा। तो यहाँ पे जो कैपिलरी ब्लड कलेक्शन का जो मेथड होता है उसको हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे स्किन पंक्चर, यानी हमने अपने फिंगर टिप हो गया, ईयर लोब हो गया, या इन सब जगहों से प्रिक करके डायरेक्ट कैपिलरी ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है फिंगर स्टिक। फिंगर स्टिक मतलब हम फिंगर के टिप को पंक्चर करके वहां से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा हमारा है हील स्टिक। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें फिंगर प्रिक करना ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है, या ईयरलोब को पियर्स करना ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है, इसलिए हम जो हील होता है उसको प्रिक करते हैं और वहाँ से कैपिलरी ब्लड कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हील से ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं। जो कैपिलरी ब्लड होता है उसका कलेक्शन हमें रिक्वायर होता है कुछ यूजुअल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, या हमें अगर वेन प्रोमिनेंट नहीं है तब हम कैपिलरी ब्लड कलेक्ट करते हैं, या छोटे बच्चों के केस में जब उनका वेन प्रोमिनेंट नहीं होता है तो हम माइन्यूट अमाउंट जो होता है ब्लड का कलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कैपिलरी पंक्चर के द्वारा। या अगर आपको ब्लड ग्रुप करना है, छोटे से अमाउंट में ब्लड की नीड है, तो भी हम स्किन पंक्चर या कैपिलरी ब्लड का कलेक्शन कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको कोई स्क्रीनिंग टेस्ट करानी हो, जैसे मलेरिया टेस्ट हो गया, इन सब के लिए हम स्किन पंक्चर का यूज करते हैं, जिसमें छोटी अमाउंट ब्लड की नीडेड होती है और हम तुरंत का तुरंत टेस्ट परफॉर्म करने वाले होते हैं। हमें ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता है, इस केस में हम कैपिलरी सैंपल मेथड यूज कर सकते हैं, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है मिक्सचर ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड वेनस ब्लड। इसमें हम स्पेसिफिक ब्लड के सेल्स या ब्लड का मॉर्फोलॉजी नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो डाइल्यूट होके आता है, क्योंकि टिश्यू में जो फ्लूइड होता है उससे ब्लड जब निकलता है कैपिलरी से तो उसके साथ डाइल्यूट हो जाता है, और ब्लड डाइल्यूट होके हमें कलेक्ट होता है, जिससे ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है, और इसका यूज हम ESR PCV वगैरह के लिए सुटेबल नहीं मानते हैं। तो ये सब होता है इसका कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इसके साइट्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं कैपिलरी ब्लड। तो जो कलेक्शन का साइट होता है कैपिलरी ब्लड का, वो इन्फेंट्स में और एडल्ट्स में अलग अलग हो सकता है। तो जो इन्फेंट्स में हम कलेक्शन करते हैं वो जनरली हम जो हील होता है, एडी जिसको बोलते हैं, हिल को प्रेफर करते हैं। हिल का जो हमारा लेटरल या प्लांटर सरफेस होता है उसको ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं स्किन पंक्चर के लिए, जो कि चिल्ड्रंस में मेनली हम लोग करते हैं। और एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट्स के लिए हम या चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पे इन्फेंट्स यानी जो बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं, अभी उनका
हाल ही में बर्थ हुआ है उनको इन्फेंट्स बोलते हैं, यानी अंडर 1 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको इन्फेंट्स बोलते हैं। उनके केस में हम हील को या टो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके केस में या एडल्ट के केस में हम फिंगर प्रिक कर सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप कराने के लिए मेनली हम लोग फिंगर प्रिक का यूज करते हैं, या हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन अगर ब्लड बैंक में करना है तो उसके लिए हम फिंगर प्रिक के ब्लड का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फिंगर प्रिक का ब्लड होता है वो उसमें एचबी का काउंट जो होता है वो कम आने के चांस होते हैं, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड से ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। इसके साथ साथ ईयरलोब से हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं एडल्ट या चिल्ड्रंस में। ईयरलोब का सैंपल हम लोग कई काम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ईयरलोब्स में हम पाए जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रिका आपने नाम सुना होगा, उसके लिए हम ईयरलोब से ब्लड का कलेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बिग टोज का यूज कर सकते हैं नियोनेट्स में, या जो हिल अगर हम सुटेबल नहीं लग रहा है उस केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होती है सैंपल कलेक्शन के लिए, आर्टेरियल ब्लड कलेक्ट करना हो या कैपिलरी ब्लड कलेक्ट करना हो। तो अगर कैपिलरी ब्लड की बात करें तो हमें लेंसेट नीड होगी। लेंसेट जो कि स्टेराइल होता है, सिंगल यूज का लेंसेट होता है। यहाँ पे इसको हम फोल्ड करते हैं तो यहाँ से एक नुकीली नीडल निकलती है जो कि हमें प्रिक करना होता है। तो पहला चीज होता है हमारा स्टेराइल लेंसेट, इसको हम माइक्रो टेनर या लेंसेट डिवाइस भी बोल सकते हैं। उसके साथ साथ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम अल्कोहल स्वैब का यूज कर सकते हैं। और जब सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद से हमें कॉटन स्वैब्स की नीड पड़ती है। उसके बाद से अगर आपको ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम चेक करना है तो उस केस में हमें तुरंत के तुरंत कैपिलरी ट्यूब्स की भी ज़रूरत पड़ती है। कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैपिलरी ट्यूब से क्या होता है कि हम फिंगर प्रिक करके तुरंत कैपिलरी ट्यूब में फिल करते हैं ब्लड को, और उसका टाइम देखते हैं कि क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है, या ब्लीडिंग टाइम इससे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं वार्समैन फिल्टर पेपर के थ्रू फिंगर प्रिक करने के द्वारा। इसमें हम जब कैपिलरी ट्यूब्स को फिल करते हैं ब्लड से तो उसको टाइम टू टाइम 30 सेकंड के इंटरवल पे ब्रेक करते हैं और फिब्रिन थ्रेड का अपीयरेंस देखते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा के लिए, पेशेंट की सुरक्षा के लिए ग्लव्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद से हमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बायोमेडिकल कंटेनर्स का नीड होता है, जिसमें हमें सार्स के लिए या ग्लास के जो वेस्ट होते हैं उनके लिए या कॉटन्स के लिए अलग अलग डस्टबिन की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ हमें बैंडेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उनमें हम जो हील प्रिक करते हैं तो वहाँ पे बैंडेज लगाना ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पे स्टेराइल लेंसेट, अल्कोहल स्वाब, कॉटन या स्टेराइल गेज, कैपिलरी ट्यूब और माइक्रो कंटेनर्स। जैसे बच्चों के केस में हमें फुल वायल का सैंपल नहीं लेना होता है, छोटे छोटे वायल्स में हम सैंपल थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लेते हैं। तो ये होता है माइक्रो कंटेनर्स। उसके साथ साथ ग्लव्स, वेस्ट कंटेनर और बैंडेज आपके साथ होना चाहिए जब हमें कलेक्ट करना होता है कैपिलरी ब्लड या आर्टरी ब्लड। अगर हम बात करें प्रोसीजर की तो प्रोसीजर सेम होता है। सबसे पहले हमें डिसइंफेक्ट करना होता है सरफेस को। डिसइंफेक्ट या क्लीन करेंगे हम 75% अल्कोहल से, और अल्कोहल को हम थोड़ा ड्राई होने के लिए अलाउ करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे एयर ड्राई हो जाए। उसके बाद से हम स्टेराइल लेंसेट को जस्ट प्रिक करने के तुरंत पहले ओपन करेंगे और उसको 2 to 3 मिलीमीटर डेप्थ तक हम पियर्स करेंगे, स्किन को पंक्चर करेंगे 2 to 3 मिलीमीटर डेप्थ तक। इससे ज़्यादा नहीं प्रिक करना चाहिए। उसके बाद से जो फर्स्ट ड्रॉप होता है उसको वाइप कर देते हैं टिश्यू पेपर या स्टेराइल गेज से वाइप कर देते हैं फर्स्ट ड्रॉप। उसके बाद से हम सैंपल को या तो वायल में या हमें अगर कैपिलरी ट्यूब फिल करना है उसमें फिल कर सकते हैं, या स्लाइड पे अगर हमें 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप की नीड है तो स्लाइड पे ले सकते हैं। उसके बाद से सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर हम उस पर कॉटन या जो गेज पैड होगा उसको अप्लाई करेंगे और फिर बैंडेज लगा देंगे। ये हमारा कलेक्शन का मेथड होता है। उसके बाद से हम इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं कैपिलरी ब्लड की, जब हमें स्मॉल वॉल्यूम नीडेड हो ब्लड की। स्मॉल वॉल्यूम कब कब नीडेड होती है, जैसे ब्लड ग्रुप करना हो, मलेरियल पैरासाइट का रैपिड डिटेक्शन करना हो,
या हमें कोई और भी टेस्ट करने हो जिसमें 1 या 2 ड्रॉप ब्लड की नीड पड़ती हो, इन सब केस में हम कैपिलरी पंक्चर कर सकते हैं। अगला हमारा है POCT, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, यानी हमें एक टेस्ट का पैरामीटर को सिलेक्ट करा है और एक टेस्ट परफॉर्म करना है और तुरंत रैपिड रिजल्ट देना है। तो हम जैसे ग्लूकोज मॉनिटरिंग, यानी ग्लूकोज को हमें फास्टिंग रैंडम पीपी करना है 3 टाइम में, तो हम 3 बार सैंपल 1-1 ml 2-2 ml ब्लड कलेक्ट ना करके हम तुरंत एक प्रिक में 1 ड्रॉप ब्लड से चेक कर सकते हैं ग्लूकोज की क्वांटिटी। उसके बाद से है पीडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक पेशेंट्स। जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ब्लड ऐसे ही कम होता है, तो इसलिए उनके केस में हम थोड़ा सा अमाउंट ब्लड का कलेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ वेनस एक्सेस इज डिफिकल्ट, यानी जैसे वेनस एक्सेस डिफिकल्ट है, बर्न का केस है, या हमें जैसे वेंस जहाँ से कलेक्ट करना है वहाँ सीवियर बर्न हो गया है, या ऐसा है कि हमें फ्लूइड चढ़ाई जा रही है दोनों तरफ से, दोनों हैंड्स में, तो इस केस में हम डाइल्यूटेड ब्लड ना लेके हम फिंगर प्रिक का यूज कर सकते हैं या कैपिलरी पंक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टेरियल पंक्चर की। आर्टेरियल पंक्चर यानी हम आर्टरी में से ब्लड को कलेक्ट करना। आर्टेरियल और वेनस ब्लड में डिफरेंस क्या होता है? छोटे से भाषा में अगर बोलें, आसान भाषा में, तो जो वेनस ब्लड होता है वो कम मात्रा में ऑक्सीजन कैरी करता है, जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसमें ज़्यादातर अमाउंट में ऑक्सीजन कैरियर होता है। इसीलिए हम जो वेनस ब्लड होता है उसको इम्प्योर ब्लड और आर्टेरियल ब्लड को प्योर ब्लड भी बोलते हैं, क्योंकि जो वेनस ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या टिश्यू मेटाबोलाइट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो आर्टेरियल ब्लड होता है वो फिल्टर ब्लड होता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, जो कि हमें टिश्यू तक ले जाना होता है। अब बात करते हैं आर्टेरियल पंक्चर की। आर्टेरियल पंक्चर इज अ प्रोसीजर in which a needle is inserted into an artery to obtain arterial blood, most commonly for arterial blood gas analysis। आप लोगों ने ABG एनालिसिस सुना होगा। ABG एनालिसिस के लिए हम लोग आर्टरी पंक्चर को प्रेफर करते हैं, जिससे हमें पार्शियल प्रेशर गैसेस का कि ब्लड में कितने अमाउंट में ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है, कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने अमाउंट में बाइकार्बोनेट्स आयंस है, ETC पैरामीटर्स हम देख सकते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस में। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो होता है वो हमें जैसे ब्रीदिंग के केस में या जो लंग्स से रिलेटेड डिजीज होती है उन सब के केसेस में हमें इवेल्युएशन में हेल्पफुल होता है। जो आर्टेरियल पंक्चर होता है उसको हम आर्टेरियल ब्लड सैंपलिंग या आर्टेरियल ब्लड गैस कलेक्शन, ABG सैंपलिंग या आर्टेरियल स्टेप भी कह सकते हैं। ये इतने नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। और जो आर्टेरियल पंक्चर होता है वो एग्जाम ऑफ पॉइंट से व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रख के आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम साइड्स की बात करें तो जैसे आप लोग एनाटॉमी में पढ़े होंगे, रेडियल आर्टरी जो कि थंब के साइड में होती है, इसको हम प्रेफर कर सकते हैं और ज़्यादा केसेस में हम रेडियल आर्टरी ही प्रेफर करते हैं। रेडियल आर्टरी को हम प्रेफर कर सकते हैं। अगर रेडियल आर्टरी में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई एरर आ रहा है या हमें प्रोमिनेंट नहीं है, फिर हम ब्रेकियल आर्टरी चूज कर सकते हैं। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होता है? ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे आपको जो ये फिंगर होती है इंडेक्स फिंगर के बगल में, जो लेटरल फिंगर होती है उसके तरफ, यानी रेडियल आर्टरी के जस्ट अपोजिट में जो आर्टरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। सेकंड प्रेफरेंस हम ब्रेकियल आर्टरी को दे सकते हैं। अगर ब्रेकियल आर्टरी भी सुटेबल नहीं है तो हम फीमोरल आर्टरी को चूज कर सकते हैं। फीमोरल आर्टरी यानी जो फीमर हमारा बोन होता है लेग की, यहाँ से हम पेल्विक रीजन से हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं आर्टरी को। दूसरा होता है अगला हमारा डोर्सलिस पेडिस आर्टरी, जो कि हमें देखने को मिलता है फुट के अंदर, यहाँ पे शो होता है एंटीरियर साइड में। इसको भी हम प्रेफर कर सकते हैं एज ए सैंपल कलेक्शन के लिए। तो आर्टेरियल ब्लड कलेक्ट करना किस लिए ज़रूरी होता है इसकी बात करते हैं। हम आर्टेरियल ब्लड क्यों कलेक्ट करते हैं
तो पहला है हमारा आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए, इसका हम यूज कर सकते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए। ऑक्सीजन सेचुरेशन को जांचने के लिए, यानी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, सेचुरेटेड है या नहीं है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ब्लड का पीएच जानने के लिए कर सकते हैं। पार्शियल ऑक्सीजन, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आयंस की डिटर्मिनेशन के लिए हम कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या अस्थमा के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों डिजीज के केस में हमारा जो ये पीएच, पार्शियल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल चेंज हो जाता है। तो इन सब के इवैल्यूएशन के लिए हम आर्टेरियल ब्लड का यूज कर सकते हैं, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए आर्टेरियल ब्लड को कलेक्ट करने के लिए? तो सबसे पहले स्टेराइल ग्लव्स एंड मास्क हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमें COPD के पेशेंट का भी कलेक्ट करना पड़ सकता है, अस्थमा के पेशेंट का भी ब्लड कलेक्ट करना पड़ सकता है, तो इसीलिए ग्लव्स और मास्क कंपलसरी है। दूसरा हमारा अल्कोहल स्वैब होना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे हम डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगला हमारा हिपेरिनाइज्ड सिरिंज होना चाहिए। हिपेरिनाइज्ड सिरिंज क्या होता है? ये हम पुराने ज़माने में जैसे ग्लास का सिरिंज यूज करते थे, ताकि उससे हमारा गैसियस एक्सचेंज इन्वायरमेंट के साथ मिनिमाइज हो सके, और उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप लेते हैं उसमें हिपेरिन एंटीकोगुलेंट, और उसको पूरे इनर सरफेस में पहले वेट कर लेते हैं, गीला कर लेते हैं इनर सरफेस सिरिंज का। उसके बाद से इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हिपेरिनाइज्ड सिरिंज। अगला हमारा है स्टेराइल गेज एंड एडहेसिव बैंडेज। अगला हमारा है आइस एंड ट्रांसपोर्ट कंटेनर। आइस और ट्रांसपोर्ट कंटेनर के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए बायोहजार्ड एंड वेस्ट कंटेनर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर, आर्टेरियल ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लैब रिक्वेस्ट फॉर्म के आधार पे सेलेक्ट करना होता है कि कौन कौन सा टेस्ट रिकमेंडेड है, और उसके बाद से हम चेक करते हैं कि हमें कितने अमाउंट में ब्लड लेना है और क्या क्या हमें उसमें कंडीशंस फॉलो करने हैं। फिर हम सेलेक्ट करते हैं पंक्चर का साइट, जैसे कि रेडियल आर्टरी हो गया, ब्रैकियल आर्टरी हो गया, या कोई और भी आर्टरी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट का जहाँ पे सुटेबल हो हमें कलेक्ट करना, उस आर्टरी को चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद से हम आर्टरी को पाल्पेट करते हैं कि उसमें प्रॉपर पल्सेशन हो रहा है या नहीं, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उसमें पल्सेशन होता है, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि ये आर्टरी है, उसमें ब्लड का फ्लो ऐसे कर सकते हैं कि एक बार फ्लो होता है, फिर बैक जाता है, फिर फ्लो होता है, फिर बैक जाता है, ऐसे उसमें पल्सेशंस होता है। आप जैसे अपने रिस्ट पे हाथ रख के इसको पल्सेट कर सकते हैं रेडियल आर्टरी को। पल्सेट करने के बाद से हम अप्लाई करते हैं टर्निक्विट। टर्निक्विट हम पंक्चर साइड से 3 से 4 इंच एबव अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टर्निक्विट अप्लाई करने के बाद से हम क्या करते हैं, जिससे जेंटल प्रेशर हो जाए हमारे फोरआर्म पे। उसके बाद से हम पंक्चर साइड को डिसइंफेक्ट करते हैं। 70% अल्कोहल यूज कर सकते हैं, या आयोडीन, बीटाडीन, पोविडीन भी यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। डिसइंफेक्ट करने के बाद से हम थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं ताकि एरिया हमारा ड्राई हो जाए। उसके बाद से हम नीडल को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे जो नीडल इंसर्ट करने का एंगल होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, जो कि 30 to 45 डिग्री एंगल होता है। ये हमारा वेनी पंक्चर से ज़्यादा एंगल होता है, और इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है IM, उससे लगभग आधा होता है इसका एंगल। ये हमारे लिए नोटेबल होता है 45 डिग्री एंगल हम कह सकते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं निडल को आर्टरी के अंदर, चूँकि आर्टरी जो होता है वो थोड़ा वेन से हार्ड होता है, तो हमें फील होता है एक बार पंक्चर। अगर आपने एक बार पंक्चर किया फिर दोबारा पंक्चर कर दिया, तो आपका काउंटर प्रिक होने का चांस बनता है, और वहाँ पे हिमेटोमा भी हो सकता है।
तो बड़े ध्यान से प्रिक करना होता है आर्टेरियल ब्लड कलेक्ट करने के लिए। जैसे ही आप कलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो ब्लड जो होता है वो प्रेशर के साथ निडल में आना स्टार्ट हो जाता है और निडल के साथ साथ सिरिंज में आना हो जाता है। उसके बाद से मूवमेंट ऑफ ब्लड इन सिरिंज इन पल्सेशन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे है पल्सेशन मैनर, यानी पल्स जैसे होता है वैसे पल्सेशन मैनर में ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है आपके सिरिंज में। जैसे ही पल्सेशन स्टार्ट होता है हमें ब्रिक रेड कलर का ब्लड अपीयर होता है, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि ये वेनस ब्लड नहीं है, ये आर्टेरियल ब्लड होता है। और ब्लड जो होता है थोड़ा रुक रुक के पल्सेशन मैनर में फ्लो होता है सिरिंज के अंदर, जिससे आपको पता चलता है कि हमने आर्टरी में ही पंक्चर किया है और आर्टेरियल ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद से हम प्लंजर को बैक खींचते हैं और थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम धीरे धीरे ब्लड का कलेक्ट कर लेते हैं। ब्लड का अमाउंट कलेक्ट करने के बाद से हमें क्या करना होता है कि एट द साइट ऑफ पंक्चर हमें स्टेराइल गेज पैड को अप्लाई करना होता है। स्टेराइल गेज पैड को अप्लाई करने के बाद से हमें जेंटल प्रेशर देना होता है, क्योंकि जो आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर होता है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है, वेनस प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग के चांस भी होते हैं। तो इसलिए हम उस पर जेंटल प्रेशर अप्लाई करते हैं, थोड़ा उसको थोड़ी देर दबा के रखते हैं। उसके बाद से पेशेंट से कहते हैं कि उसको लगभग 3 से 5 मिनट तक प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के रखने से ये होता है कि वहाँ पे हीमेटोमा के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है कि उस पर कोई भी ट्रांसफर्स इफेक्ट आने के या पेन होने के या स्वेलिंग होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, हीमेटोमा नहीं होता है, जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो भी नहीं होता है। इसके लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना जरूरी होता है। यहाँ पे नोट है, वी प्लेस द एबीजी स्पेसिमेन इन आइस वाटर टू मिनिमाइज द कंजम्पशन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, अदरवाइज रिजल्ट में अल्टर। यानी जैसे ही आप सिरिंज में कलेक्ट करते हैं आर्टेरियल ब्लड, वहाँ पे एक कलेक्शन बॉक्स होता है जिसमें आइस पैक्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे आपको ब्लड को तुरंत आइस पैक में रख के तब लैब को ट्रांसपोर्ट करना होता है, अगर बेड साइड पे टेस्ट नहीं रन हो पा रहा है तो। या अगर आइस पैक्स भी नहीं है तो आपको इमीडिएट 5 से 10 मिनट के अंदर तुरंत जितनी जल्दी हो सके लैब में भेजना ज़रूरी होता है। और इसकी जो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होती है उसकी प्रायोरिटी बेसिस पे हमें टेस्ट को रन करना होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और जो भी गैसेस का लेवल होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है और फॉल्स रिजल्ट आ सकता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट करने का तरीका होता है। आइस बॉक्स में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं ताकि अल्ट्रेशंस ना आए। अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए, या आर्टेरियल पंक्चर से हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो एट द साइट ऑफ पंक्चर हमें ब्लीडिंग या हीमेटोमा देखने को मिल सकता है, यानी जो आर्टरी हमने पंक्चर किया है उसके सराउंडिंग ब्लीडिंग हो सकती है स्किन के अंदर, जिसे हीमेटोमा बन सकता है। हीमेटोमा यानी स्किन के अंदर ब्लड का क्लॉट हो जाना। जो ब्लड रिलीज होगा वे आर्टरी के अंदर से वो स्किन के अंदर होके वहाँ क्लॉट हो सकता है, जिसको हीमेटोमा बोलते हैं, और ये हमें दिक्कत कॉज कर सकता है। दूसरा, इन्फ्लामेशन हो सकता है एट द साइट ऑफ पंक्चर। तीसरा, आर्टेरियल कोलैप्स हो सकता है, यानी आर्टरी का जो वाल्स होता है वो एक दूसरे से चिपक सकती है, और वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे डिप्लीशन हो जाता है ब्लड का, और वहाँ पे आर्टेरियल कोलैप्स का चांस बन जाता है, यानी आर्टरी चिपक सकती है एक दूसरे से, ब्लड का फ्लो जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तीसरा, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं पंक्चर साइट पे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है पंक्चर काफ़ी जो आर्टरी होती हैं थिक होती हैं, और यहाँ पे पंक्चर जैसे ही होता है वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला हमारा है हेमरेज हो सकता है। हेमरेज या ब्लीडिंग हो सकता है एट द साइट ऑफ पंक्चर। फेंटिंग हो सकता है या डिस्टल इस्कीमिया हो सकता है, यानी जो आर्टरी जिस प्रॉपर एरिया को सप्लाई कर रही है वहाँ पे लैक ऑफ ब्लड हो सकता है, या ब्लड वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, और वहाँ पे इस्कीमिया की कंडीशन या हाइपोक्सिया के कंडीशन हमें देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में आर्टेरियल पंक्चर में बस इतना ही। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रेफर कर सकते हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने वेनस
ब्लड का कलेक्शन बताया था उसको ज़रूर देखिए। चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।